अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो सेशन चल रहा था वो था इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में हम फंडामेंटल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्ट्स तक पहुंच चुके थे। अगर थोड़ा सा हम रिवीजन करें लॉजिस्टिक की, तो बिजनेस के अंदर सप्लाई चेन में जो एक बहुत अहम पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। और लॉजिस्टिक वो तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम दो यूटिलिटीज हासिल करते हैं, अचीव करते हैं। एक यूटिलिटी होती है टाइम यूटिलिटी और एक यूटिलिटी होती है प्लेस यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी जो हम अचीव करते हैं वो वेयर हाउस के ज़रिए, स्टोरेज के ज़रिए हासिल करते हैं, और प्लेस यूटिलिटी हम हासिल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। और हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीन्स होते हैं वो बुनियादी तौर पे थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है लैंड रूट, दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है सी रूट, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कहलाता है एयर रूट। लैंड रूट के अंदर हमारे पास ट्रक, रेल, पाइपलाइन, ये तमाम वो ऑप्शन है जो हम यूज़ करते हैं एज ए ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी। सी रूट के अंदर हमारे पास शिप्स, लॉन्चेस और ये तमाम मौजूद होते हैं, और एयर रूट के अंदर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स वगैरह तमाम। तो इन तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम आज लोकल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जब हम सप्लाई चेन को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें लॉजिस्टिक जो है वो अहमियत इख्तियार करते हैं। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी की। तो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी की कुछ एक्ट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे और कुछ रह गए थे, तो उसको वहीं से हम दोबारा शुरू करते हैं। Particularly important regarding airline security since September 11, 2001, Aviation and Transportation Security Act 2001, Transportation Security Administration (TSA) to oversees transportation security, which oversees 429 US airport. हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में एक मेजर एक्सीडेंट और हुआ था 9/11 के अंदर, जिसके बाद से जो थ्रेट टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन, खास तौर पे एयर रूट की जो थ्रेट थी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। तो इन थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को सिक्योर करने के लिए इंटरनेशनली और नेशनली यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई डिफरेंट लॉस की, डिफरेंट एक्ट की रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें एक एक्ट है एविएशन ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एक्ट 2001, जिसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (टीएसए) को ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी जो करती है एग्जीक्यूट 429 यूएस एयरपोर्ट्स के अंदर, जो 429 यूएस एयरपोर्ट को कवर करती है। Department of Homeland Security (DHS) 2003 created to provide overall USA security leadership। फिर एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया यूएसए में 2003 के अंदर, जिसका काम था यूएसए की ओवरऑल सिक्योरिटी को मॉनिटर और ऑब्जर्व और कंट्रोल करना। Not all measures have improved security as envisioned। इनसे मैक्सिमम लेवल पे हमारे सिक्योरिटी लेवल कवर हुए, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन, डीरेगुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रेगुलेशन और एक होता है डीरेगुलेशन। अगर हम सबसे पहले बात करें प्रो रेगुलेशन, टेंड टू इंश्योर educate transportation service throughout the country while protecting consumer from monopoly pricing, safety and liability। प्रो रेगुलेशन हमारे पास वो तरीक़ाकार होता है ट्रांसपोर्टेशन का कि जिसके अंदर जो है हम एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को एजुकेटली डेवलप करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर को, और उसमें मोनोपोली होती है और प्राइसिंग, सेफ्टी एंड लायबिलिटी। तो मोनोपोली की कैफियत होती है प्रो रेगुलेशन के अंदर। उसके बाद डी रेगुलेशन encourages competition and allow price to adjust demand and negotiation dictate। Today USA transportation industry remain essentially deregulated। ये वो कंडीशन होती है जिसमें हम लॉजिस्टिक इन्वायरमेंट को इंडिपेंडेंटली छोड़ देते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे, और यही वजह है कि इसमें एक कंपटीशन की फिजा होती है, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेरी करती है टाइम टू टाइम, डिमांड टू डिमांड। उसके बाद
Granger saw 1870 regulate the RRS. एक लॉ की डेवलपमेंट हुई 1870 में. Interstate Commerce Act 1887 created the Inter-Commerce Commission ICC. फिर एक एक्ट की डेवलपमेंट हुई 1887 में. फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 1920. फिर 1920 में एक्ट की डेवलपमेंट हुई और इसके अंदर चेंजिंग और इम्प्रूवमेंट की गई. मोटर कैरियर एक्ट 1935 थ्रू आउट मोटर कैरियर अंडर द आईसीसी कंट्रोल. 1935 में मोटर कैरियर एक्ट बनाया गया. ट्रांसपोर्टेशन एक्ट ऑफ 1940. फिर एक एक्ट बनाया गया ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 1940 जो कि एस्टेब्लिश किया गया आईसीसी कंट्रोल ओवर दैट डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन. इसकी खास बात थी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन को कवर करने के लिए था. फेडरल एविएशन एक्ट ऑफ 1958 क्रिएटेड एयर ट्रैफिक एंड सेफ्टी रेगुलेशन एंड नेशनल एयरपोर्ट सिस्टम. फिर एक फेडरल एविएशन एक्ट बनाया गया 1958 में जो क्रिएटेड किया गया था एयर ट्रैफिक के लिए, सेफ्टी के लिए एंड नेशनल एयरपोर्ट्स को कवर करने के लिए. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 1966 कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड मैटर. हमने 1966 में डेवलपमेंट हुई ट्रांसपोर्टेशन एक्ट की जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन हुई तमाम उन मैटर्स की जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है. Railroad Revitalization Regulatory Reference Act 1976 RRS could change the rates and ICC approval. Air freight deregulated in 1977. Motor carrier deregulated in 1980 to promote competitive safety and efficient motor transportation. Shipping Act of 1984 allow ocean carrier to pool shipment, assign ports, publish rate and enter into the contract with the shipment. ICC Termination Act of 1995, the Ocean Shipping Reform Act of 1988 ICC was established requirement of ocean carrier to file rates also come to an end. Now come toward the warehousing and distribution. हमारी जो लॉजिस्टिक के जरिए एक अदर यूटिलिटी हम अचीव करते हैं जिसका नाम है टाइम यूटिलिटी. तो लॉजिस्टिक या बिजनेस के अंदर टाइम यूटिलिटी का भी बड़ा अहम रोल है क्योंकि टाइम यूटिलिटी के जरिए हम प्रोडक्ट्स और गुड्स को उस वक्त तक सिक्योर रखते हैं जब तक उनकी डिमांड ना आ जाए और जब उनकी डिमांड आती है तो हम उस डिमांड को फुलफिल कर देते हैं. तो आज जो प्राइसेस के दरमियान स्टेबिलिटी है, आज डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो सीक्वेंस है, स्टेबिलिटी है, उसमें एक अहम रोल ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो है वो वेयर हाउसिंग का है. वेयर हाउसिंग के ज़रिए हम टाइम यूटिलिटी हासिल करके जब प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं होती तो हम प्रोडक्ट को सिक्योर और महफूज कर देते हैं वेयर हाउस में और जैसे ही मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है तो हम वेयर हाउस से प्रोडक्ट को रिलीज करके उस डिमांड को पूरा कर देते हैं. तो इससे एक तो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर बैलेंस आता है, दूसरा प्राइस की स्टेबिलिटी में बैलेंस आता है और हम बहुत सारे बेनिफिट हासिल करते हैं. तो लॉजिस्टिक्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर एक अहम जो रोल है वो है वेयर हाउसिंग का. अब हम वेयर हाउसिंग के सेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं वेयर हाउसिंग अलाउ फर्म टू स्टोर, परचेज, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स एंड परफॉर्म ब्रेक, बल्क एंड असेसमेंट सर्विसेज. वेयर हाउस जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है 3 तरह की कैटेगरी की गुड्स को, प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए. एक होता है वर्क इन प्रोसेस. वर्क इन प्रोसेस हम कहते हैं जब किसी प्रोडक्ट को ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग उस पर पार्शली 50% काम हो जाए, 50% रह जाए, वो हमारे लिए कहलाता है वर्क इन प्रोसेस. फिर उसके बाद आता है फिनिश गुड्स. वो जो प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल, रेडी टू सेल होती है उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं, और रॉ मटेरियल वगैरह.
तो इस तरह बिजनेस के अंदर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे ज़रूरत होती है वेयर हाउसिंग की। प्रोवाइड फास्टर मोर फ्रीक्वेंट डिलीवरीज एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज। वेयर हाउसेज के ज़रिए हम तेज़ तरीन कंटिन्यूसली बेसिस पे डिलीवर करते हैं कस्टमर को बेहतर सर्विस, और इस तरह हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद है क्रॉस डॉकिंग टू रिसीव ब्रेकडाउन repackage, distribute components to a manufacturing location or finished product to customer warehouse. This description more accurately referred to as distribution center. क्रॉस डॉकिंग एक हमारी जो सर्विसेज होती है जिसके जरिए हम ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे हम फिनिश गुड्स को जो है कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वेयरहाउस का सहारा लेते हैं और टाइम यूटिलिटी हासिल करते हैं, और ये एक्सेलरेट करती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को। इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। सपोर्ट परचेजिंग, प्रोडक्शन, distribution, consolidation, warehouse collect LTL shipments for transport in TL or CL quantities. तो सब परचेजिंग प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग तमाम के दरमियान जो हमारा मेन रोल आता है वो आता है वेयरहाउस का, और वेयरहाउस के ज़रिए हम रॉ मटेरियल को, वर्क इन प्रोसेस को और फिनिश गुड्स को, और फिर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उसको ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन हम कंटिन्यूसली सहारा लेते हैं वेयर हाउसेस का। तो वेयर हाउसेस के ज़रिए हम कंटिन्यू बेसिस पर टाइम यूटिलिटी अचीव करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेयर हाउस की। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में सबसे पहले हमारे पास है प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस हम उस वेयर हाउस को कहते हैं ओन्ड बाय अ फर्म स्टोरिंग गुड्स, जो कि किसी स्पेसिफिक फर्म की पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल होता है। प्रो रिड्यूस द कॉस्ट, ऑफर ग्रेटर कंट्रोल, प्रोवाइड बेटर workforce utilization and can generate income and tax advantage throughout the leasing and excess capacity or assets depreciation. वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको होल एयर वेयर हाउस की ज़रूरत होती है और उनकी बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वो डिमांड के इंक्रीज और डिक्रीज होने से अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इम्पैक्ट नहीं लाते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग को अपने प्लान के मुताबिक जारी और सारी रखते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेयर हाउस जो है पर्सनल वेयर हाउस बहुत ज़रूरी होता है। यही वजह है कि वो अपनी एक प्राइवेट वेयर हाउस डेवलप करती है। को ओनिंग a private warehouse represent a financial risk and loss of flexibility. को ओनिंग, अगर एक वेयर हाउस के जो है दो ऑनर्स हों तो वेयर हाउस के अंदर जो है फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होता है और इसके अंदर जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल बेसिस पे अपना वेयर हाउस डेवलप करती हैं जिसको हम कहते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। उसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस के अंदर ओन्ड बाय फॉर प्रॉफिट ऑर्गन्स एंड कॉन्ट्रैक्टेड आउट। पब्लिक वेयर हाउस वो वेयर हाउस होता है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बल्कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनको सीजनली टाइम यूटिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, साल की किसी खास पीरियड में किसी खास मंथ में जो है उन्हें वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बजाय अपना वेयर हाउस डेवलप करके अपने इन्वेस्टमेंट को बाउंड करने के, वो अकॉर्डिंग टू नीड एक जर्नल पब्लिक वेयर हाउस को हासिल करती हैं और उसकी सर्विस अचीव करती हैं, और अपनी नीड्स ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर देती हैं। तो ये वेयर हाउस कहलाते हैं पब्लिक वेयर हाउस। इन वेयर हाउस के अंदर अगर हम पहला पॉइंट देखें, ओन बाय द प्रॉफिट ऑर्गन्स एंड कॉन्ट्रैक्टेड आउट,
आमतौर पे ये प्रॉफिट के लिए और कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनकी सर्विस दी जाती है। ब्रेक बल्क shipment are broken down and item are combined into specific customer order। जब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग या शिपमेंट आर ब्रोकन इनमें कोई हर्डल आता है या आइटम आर कंबाइंड टू स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर या किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए ऑर्डर होता है तो हम इसकी सर्विसेज हासिल करते हैं। रीपैकेजिंग के दरमियान वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। असेंबली लाइन के दरमियान जो मुख्तलिफ एक्टिविटी होती है उसमें हमें वेयर हाउस का सहारा लेना पड़ता है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग क्वालिटी इंस्पेक्शन, हमें कंटिन्यू बेसिस पे इसमें क्वालिटी इंस्पेक्शन करने होते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग होती हुई प्रोडक्ट्स और गुड्स के दरमियान। मटेरियल हैंडलिंग के दौरान इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के दौरान डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विसेज के लिए। स्टोरेज करने के लिए, एजिंग करने के लिए कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनको आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉरेन सेल नहीं किया जा सकता, तो मार्केट में उनकी डिमांड के लिए वेट करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम इसके ज़रिए स्टोरेज फैसिलिटीज हासिल करते हैं यानी टाइम यूटिलिटी। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सेविंग, ये वेयर हाउस हमें प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अकॉर्डिंग टू नीड, जब ज़रूरत हो तो इनको ओन करा जाता है और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इनसे फ्री कर हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट सेविंग इन सेंस में होती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना वेयर हाउस डेवलप करें, कंस्ट्रक्ट करें तो उसमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होती है, जबकि इसमें हम टेम्परेरी बेसिस पे इसकी रेंटल एक्सपेंस बेयर करते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल, इसके अंदर जो हमारा कंट्रोल होता है वो वीक होता है क्योंकि ये एक सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके अंदर जो है कंट्रोलिंग पावर वीक होती है। रिस्क पुलिंग वेयर हाउस लोकेशन, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ वेयर हाउस के अंदर है रिस्क पुलिंग वेयर हाउस लोकेशन। एज a warehouse increase, the system become more decentralized, responsiveness and delivery service increase। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो सिस्टम होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है और उन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिवनेस, डिलीवरी सर्विसेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वेयर हाउस की सर्विसेज वेयर हाउस यूज करती है वो करती है रिस्क पुलिंग वेयर हाउस लोकेशन। हाउएवर वेयर हाउसिंग operating inventory cost also increase, trade off between cost and customer service must be considered। ये जो वेयर हाउस होते हैं इनमें जो ऑपरेटिंग एंड इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और ट्रेड बिटवीन द कॉस्ट एंड कस्टमर सर्विस मस्ट बी कंसीडर, और जो ट्रेड होती है सेलर और बायर के दरमियान उसमें आने वाली कॉस्ट को भी इसमें लाजमी कंसीडर किया जाता है। रिस्क पुलिंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ वेयर हाउसेज, इन्वेंट्री एंड कस्टमर सर्विसेज। ये जो वेयर हाउस होते हैं इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो कई यानी नंबर ऑफ वेयर हाउसेज होते हैं, उनके अंदर इन्वेंट्रीज होती हैं और फिर हम कस्टमर को सर्विसेज देते हैं। रिस्क पुलिंग इज एस्टिमेटेड बाय स्क्वायर रूट रूल्स। रिस्क पुलिंग को हम जो एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं वो टेक्निक स्क्वायर रूट रूल्स के जरिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। रिस्क पुलिंग वेयर हाउस लोकेशन कैसे हम डिटरमाइन करें कि रिस्क पुलिंग वेयर हाउस की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, तो उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। स्क्वायर रूट रूल्स N2 N1 एंड S1 इज इक्वल टू S2। तो इसके अंदर हमारे पे ये एग्जांपल मौजूद है कि जहाँ पे हमने S1 पे लिया टोटल सिस्टम स्टॉक फॉर द N1 वेयर हाउसेस, S2 पे हमने लिया टोटल सिस्टम स्टॉक फॉर द N2 वेयर हाउसेस, नंबर ऑफ 2 सेकंड वेयर हाउसेस। N1 पे हमने लिया वेयर हाउसेस इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हमारे को ऑलरेडी मौजूद है। N2 में लिया हमने वेयर हाउसेस इन द प्रपोज सिस्टम।
तो ये किसके एक एग्जांपल मौजूद है जिसके जरिए रिस्क पूलिंग वेयर हाउस की हम लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं स्क्वायर रूट रूल्स के जरिए। वेयर हाउस लोकेशन ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन होता है कि हमारे वेयर हाउस की लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। अगर वेयर हाउस की लोकेशन आइडियल नहीं हुई, अगर वेयर हाउस की लोकेशन फेवरेबल नहीं हुई, तो हम वेयर हाउस से वो बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें करने चाहिए। एडगर हार्वर्ड मार्केट पोजीशन strategy warehouse close to customer to maximize distribution service and improve transport economic of scale। आमतौर पे जो वेयर हाउस की एक आइडियल लोकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए नियरेस्ट टू कस्टमर, जो कस्टमर के करीब हो, ताकि हम मैक्सिमाइज कर सकें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज को, इम्प्रूव कर सकें अपने ट्रांसपोर्टेशन को, और हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल यानी हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल अचीव कर सकें। हम अपने मिनिमम एक्सपेंसेस में मैक्सिमम कवरेज एरिया को कवर कर सकें। प्रोडक्ट पोजीशन स्ट्रेटेजी क्लोज टू सप्लाई सोर्सेज फॉर फर्म टू कलेक्ट गुड्स कंसोलिडेट। प्रोडक्ट पोजीशन स्ट्रेटेजी के जरिए जो हमारे वेयर हाउस की लोकेशन होती है वो होनी चाहिए सप्लाई सोर्सेज के नियरेस्ट, क्लोज टू सप्लाई सोर्सेज, ताकि फर्म जो है अपने गुड्स को कंसोलिडेट आसानी से कर सके। इंटरमीडिएटली पोजीशन स्ट्रेटेजी midway between supply sources and customer when distribution requirements are high and product come from the various location। ये वो तरीका आइडियल कंडीशन होती है वेयर हाउस की लोकेशन के स्ट्रेटेजिकल डिसीजन में, जिसमें हम अपने वेयर हाउस को सप्लायर और कस्टमर दोनों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रखते हैं। और इसको सेंटर पॉइंट में रखने का मकसद ये होता है जिस कि जब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो और प्रोडक्ट जो है एक पॉइंट से नहीं बल्कि कई पॉइंट से कलेक्ट की जा रही हो, तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी होता है एक सेंटर पॉइंट, ताकि हम मिड में बिल्कुल वेयर हाउस डेवलप करें और मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें इन शेप ऑफ टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है वॉन थॉन। Transportation costs should be minimized when considering facility location, market price, and production costs would be identical regardless of warehouse location। वन ट्रांसपोर्टेशन जो है वेयरहाउस लोकेशन के एक और हमारे पास जो तरीकाकार है जिसके अंदर हम मिनिमाइज करते हैं अपनी फैसिलिटीज लोकेशन को और मार्केट प्राइस को, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट वुड बी आइडेंटिकल रिगार्डलेस ऑफ वेयरहाउस लोकेशन। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें वेयरहाउसिंग की कॉस्ट बहुत मिनिमम लेवल पर चली जाती है। गिनहट based on profit instead of transportation cost, the optimum location is one that maximize profit which may not be main cost location। ये हमारे पास एक और सेकंड है गिनहट मेथड, जिसके जरिए जो है बेस करता है प्रॉफिट के इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसमें हम प्रॉफिट को फोकस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बजाय। और ये ऑप्शन जो है लोकेशन इज द मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि हमारी आइडियल लोकेशन हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी चाहे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, विच में नॉट बी मीन एंड कॉस्ट लोकेशन। जस्ट इन टाइम वेयर हाउसिंग टू सपोर्ट GIT ऑपरेशन, वो बिजनेस जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं GIT जस्ट इन टाइम, जिनका जो अपने पास इन्वेंट्री और मटेरियल का स्टॉक मिनिमम लेवल पर रखते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो वेयर हाउस की लोकेशन या कंडीशन होती है जस्ट इन टाइम वेयर हाउसिंग। कमिटमेंट टू कस्टमर एंड सर्विस क्वालिटी, जब हम कस्टमर को कमिटमेंट करते हैं सर्विस की क्वालिटी से रिलेटेड। रिड्यूस लॉट साइज ऑफ शिपिंग क्वांटिटी, जब हम
लॉट साइज को रिड्यूस करते हैं और शिपिंग क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं। एम्फेसाइज ऑन क्रॉस डकिंग, जब हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं अपनी क्रॉस डकिंग फंक्शन के ऊपर। इंक्रीज ऑटोमेशन, जब हम अपनी ऑटोमेशन में इजाफा करना चाहते हैं। इंक्रीज असेंबली ऑपरेशन, और जब हम अपने असेंबली ऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो आइडियल कंडीशन होती है वो होती है जस्ट इन टाइम वेयर हाउस, जो कि एम्फसाइज करता हूँ वेयर हाउसिंग टू सपोर्ट जीआईटी ऑपरेशन, जो हमारे जीआईटी ऑपरेशन के लिए आइडियल होता है। इम्पैक्ट ऑफ लॉजिस्टिक ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हमारे जो लॉजिस्टिक का इम्पैक्ट होता है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर क्या होता है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL provide reliable and time delivery requirement by SCM, used to significant degree by in international logistics, favored by small businesses. Some firms outsource all of their logistic needs to a lead logistic provider and fourth party logistic provider. तो आज की क्लास को हम जो है यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इस सेक्शन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।